Hello, everyone. I hope you all are doing well. So, the next poem that we are going to discuss today for your revision is an anthem for doomed youth. Anthem for doomed youth, written by Wilfred Owen. And let's begin with the reference to the context in order to save time. So, reference to the context की heading आपने ऐसे ही डालनी है. बहुत ध्यान से. These lines have been taken from the poem Anthem for Doomed Youth. एक एक पोम के आगे 4 ही नाम याद करने हैं आपको, 4 पोम्स के और 4 उनके पोइट्स के. काइंडली राइट इट समवेयर एंड पेस्ट इट ऑन योर डोर, ताकि अगर 2-3 घंटे भी लगातार उनको देखा वो आप लर्न कर लोगे. सो एंथम फॉर डूम्ड यूथ रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन. किसके बारे में है ये? अब एंथम हमें पता है, नेशनल एंथम इज सच अ प्रेस्टिजियस थिंग. यहाँ पे एंथम किसके लिए है? डूम्ड यूथ. ये वॉर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है. ये बता रहा है कि हमें बताया जाता है कि वॉर में है ना वो शहीद हो गए, उन्होंने मार्टरडम हासिल कर लिया, लेकिन ये बेचारा नहीं, ये उनको बेचारे कह रहा है. कहता वहां पे लोग ऐसे, हम कहते हैं वो शहीद हो गए, कहते वॉर अच्छी चीज नहीं है. जो भी वॉर में अपनी जान गंवाते हैं वो गाय भैंसों की तरह वहां पे बेचारे मारे जाते हैं. उनको लास्ट फ्यूनरल देने वाला भी कोई नहीं होता और बहुत ही बुरी सिचुएशन है वहां पे. तो वॉर का फायदा ही क्यों है? हम लड़ते ही क्यों हैं? हम पीसफुली क्यों नहीं सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते? So, in the given poem, the poet has expressed his heartfelt emotions, sentiments, and experiences about the war. तो किसी का भी experience war का, किसी भी country का अच्छा हो ही नहीं सकता. War is an evil. The given poem is a sonnet, which means a poem of 14 lines. तो ये poem एक sonnet है. Sonnet का मतलब एक ऐसी poem जो 14 लाइनों की है. इट इज अ सटायर दैट शोज द इविल्स ऑफ वॉर. और एक ऐसी सटायर है, व्यंग है, ये डायरेक्टली बोला गया है कि वॉर जो है वो अच्छी नहीं है, बट नॉट डायरेक्टली. सटायर करके थोड़ा घुमा के बात करिए यहाँ पे. सो व्हाट इज दीज फर्स्ट लाइन्स? What passing bells for these who die as cattle? कहते इनके लिए कौन पासिंग बेल्स बजाता है जो ये जानवरों की तरह मरते हैं वहां पे? ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन. तो मॉन्स्टर कौन है वॉर का? गन्स हैं. गन के गुस्से के शिकार होते हैं ये. ओनली द स्ट्रटरिंग राइफल्स रैपिड रैटल. तो ये जो वर्ड्स हैं गन्स, राइफल्स, रैटल कैन पैटर आउट देयर हेस्टी ऑरिसंस. तो ये सारे वर्ड्स शो कर रहे हैं वॉर में जो बैटल फील्ड के अंदर शोर शराबे होते हैं ना उनके बारे में, कि उनके लिए कोई बेल नहीं बजाता, लेकिन जो अपनी जान गंवाते हैं उनके लिए क्या होता है? ये वाली साउंड्स होती हैं सारी. कोई इधर से गोली बारूद चल रहा है, कोई इधर से, ये सब होता है. इन दीज लाइन्स द पोएट डज नॉट ग्लोरीफाई द सोल्जर्स किल्ड इन द वॉर. उनको बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, कोई शानो शौकत नहीं उनको दे रहा. He does not say that they die the death of heroes. कहता वो हीरोज की मौत नहीं मरते, ये नहीं कह रहा वो कि वो हीरो हैं. He is very blunt. बिल्कुल साफ स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में वो बता रहा है. He says that those killed in a battlefield die as cattle. He says that those killed in the battlefield die as cattle. तो कहता वो कैटल की तरह मरते हैं. कैटल अपने आप में प्लूरल वर्ड है, एस लिखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे एस नहीं आएगा, मेक श्योर ये एस नहीं आएगा. The killing of soldiers in the battlefield arouses the pictures of cattle being butchered in the slaughterhouse. तो इनको किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? एस नहीं आएगा. तो किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? कहता जैसे स्लॉटर हाउस होते हैं, बुच्चर खाने. कहता बुच्चर खानों में जैसे जानवरों को काटा जाता है ना, मुर्गियां, ये जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा बुच्चर खाने में कैसे मतलब फटाफट से मारे जाते हैं. कहता वैसे सोल्जर्स का हाल बैटल फील्ड में होता है. He compares the soldiers to animals killed in slaughterhouse और butcher house. तो वो जानवर जो butcher house या slaughter house में मारे जाते हैं उनके साथ वो soldiers को compare कर रहा है. जानवरों को soldiers के साथ compare कर रहा है. There are no passing bells for those killed in the war. जो war में मरते हैं, शहीद होते हैं, उनके लिए कोई passing bells नहीं होती. अगर कोई घर पे जैसे उनके last rites होते हैं, कितने सारे rituals होते हैं, कितनी आदर सत्कार के साथ उनको कोई पानी में अर्पण करता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक में, कोई उनकी बॉडी को जला देता है, कोई दफना देता है, बट कितनी आदर सत्कार से. तो इनके लिए कुछ नहीं होता. ओनली द मॉन्स्ट्रस थंडर ऑफ गन्स सर्व्स एज पासिंग बेल्स फॉर देम. उनके लिए पासिंग बेल्स क्या होती हैं? थंडर ऑफ गन्स. And instead of any prayer or mournful cries for the dead, there is a rapid rattle and stuttering of rifles. तो
कोई उनके लिए रोता नहीं है। किसकी आवाज आती है उल्टा? वहां पे आवाज आती है राइफल्स की, स्ट्रटरिंग राइफल्स की और रैपिड रैटल। तो मतलब ये शोर शराबे वाली ही साउंड्स होती हैं वहां पे। Words like stutter, rattle, and patter at once create an image of the horrible war and terrifying sounds. तो question answers भी आते हैं। तो ये explanation will help you in attempting the question answers. क्वेश्चंस बच्चों पोम के बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको पोम अच्छे से समझ में आई हुई है तो आप पोइट्री के कोई भी आंसर्स जो है उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नो मॉकरी, now for them, no prayers nor bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells and bugles calling for them from sad shires. तो उनके लिए कुछ भी लास्ट के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, बट व्यर्थ में। कितनी देर लोग याद रखेंगे? तो लेकिन कितने परिवार खराब होते हैं, तो कितना अच्छा हो कि अगर हम वॉर करें ही ना। The poet does not glorify those killed in the war. He says that even there is no mockery for religious ceremonies for them. उनके लिए तो अगर हम कहें कि कई लोग फालतू में वो सारे रिचुअल्स करते हैं, तो उनके लिए तो बेचारों के लिए वो भी कुछ नहीं होता। नो मॉकरी ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज फॉर देम, नो प्रेयर्स आर हेल्ड फॉर देम, उनके लिए कोई अरदास नहीं होती, कोई प्रेयर नहीं होती। नो बेल्स आर रंग टू अनाउंस देयर डेथ, कई जगह पे क्या है बेल बजाते हैं ये बताने के लिए कि किसी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए तो ये भी नहीं हो रहा। नो मोर्नफुल क्राइज, मोर्नफुल मतलब सैड क्राइज, इसका मतलब सैड, मोर्नफुल जो पंजाबी च जिन्होंने कहते हैं वैन पाने। सो नो मोर्नफुल क्राइज आर हर्ड फॉर देम एज दे लाई डेड इन द बैटल फील्ड, वो बैटल फील्ड में मरे पड़े हैं लेकिन उनके लिए कोई रोता भी नहीं है वहां पे। The poet says that the shrill sound of shells are the only wails that are heard over their death. तो उनकी मौत के ऊपर अगर कोई आवाज सुनाई देती है वो शेल्स की है। ये जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं ना, उन शेल्स की आवाज है। यही ओनली वेल्स हैं। वेल्स वही किसी की मौत के बाद गा गा के रोना या चिल्लाना या अपने आप को एक्सप्रेस करना। The poet uses satire here to show the evil of war. तो poet यहाँ पे satire use कर रहा है, व्यंग use कर रहा है ये बताने के लिए कि war कितनी गलत चीज है। Thus the poet finds nothing glorious in being killed in the war. इस poet को war में अपनी जान गंवाने में कुछ भी glorification की बात, कुछ भी glory नहीं दिख रही उसको। In fact, he sees it as a miserable death. वो इसको एक बड़ी miserable सी death की तरह देख रहा है। When no one cries for them, no one rings bells for them and no one prays for them. और ऐसा माहौल है ये जहां उनके लिए कोई ना रो रहा है, ना प्रे कर रहा है, ना ही कोई बेल बज रही है। सो दे हैव डाइड अ वेस्टेड डेथ। उसको लग रहा है कि क्यों अपनी जिंदगी खराब कर गए ये इस वॉर के पीछे। उनके लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब कुछ करने का, वो तो जानवरों की तरह बेचारे वहां पे मारे जाते हैं। लास्ट लाइंस जो हैं अब पोएम की वो क्या हैं, इसी को आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। What candles may be held to speed them all, not in the hands of the boys but in their eyes. तो इनके लिए तो वहां बैटल फील्ड में कैंडल जलाने वाला कोई नहीं है, तो ये इनके लिए कैंडल्स कहाँ जलती हैं? उन बच्चों की, बॉयज की आईज में, जिनके ये कुछ लगते हैं, जिनको ये छोड़ के चले जाते हैं। Shall shine the holy glimmers of goodbyes, the pallor of girls' brows shall be their pall, the flowers, their flowers, the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. तो शाम को जैसे सूरज डूबता है ना, ऐसे लगता है कि उनके लिए ब्लाइंड्स जो है वो नीचे हो गई हैं। सो अगेन अ वेरी सैड पिक्चर कि जो वो डिजर्व करते हैं उनको वैसे राइट्स, वैसे गुड बाइज नहीं मिल रही हैं। In the last 6 lines of the poem, the poet moves away from the sounds of the war and focuses on the stillness at the home. तो शुरू में वो बता रहा है कैसे शोर शराबा है, उनकी मौत का किसी को फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो सीन शिफ्ट करता है उनके घर पे कि उनकी डेथ के बाद घर पे कैसे सन्नाटा छा जाता है। The family members cry for the dead, their loved ones. तो घर पे उनके लिए वो रोते हैं, बैटलफील्ड में तो कोई भी नहीं है।
No candles are held by their loved ones to welcome them back home. तो उनके आदर सत्कार में उनको उनके वापस आने पे उनको वेलकम करने के लिए कोई कैंडल्स नहीं जलाई जा रही. इंस्टेड ऑफ लाइटेड कैंडल्स देयर इज अ सैडनेस ऑफ फेयरवेल इन द आईज ऑफ द सैड फैमिलीज. तो कैंडल जला के, रात के अंधेरे में कैंडल जला के उनको वेलकम करने की बजाय, हाथ में कैंडल नहीं है, वो कैंडल्स आंखों में झलक रही हैं. आंखों में जो आंसू हैं, जो सैडनेस है फेयरवेल की, कि वो छोड़ के चले गए उनको, वो उनकी आंखों में दिख रही है. When the news of their death reaches their home, expressions of sorrow appear on their faces. तो जैसे ही उनकी मौत की खबर उनके घर पे पहुंचती है, तो उनकी फैमिली मेंबर्स के चेहरे पे बहुत ज्यादा दुख दर्द जो है वो देखने को मिलता है. So in these lines, the poet says, the only Paul, this has to be double L, not pale. The only Paul or Paul, actually this word has 47 pronunciations. The only Paul they can offer for the dead. अब इसका मतलब क्या है PALL Paul का? It is the shroud, जिसके साथ कॉफिन को कवर करेंगे. तो उनकी डेड बॉडीज को कवर करने के लिए क्या है? सिर्फ फेस के ऊपर पेल कलरिंग है. जो पीला पड़ा हुआ फेस है वही उनके लिए कफन का काम करता है. The only pall they can offer for the dead is the pale coloring on their faces, and the only flowers they can offer on the coffin of the dead is the tenderness of their patient minds. तो उनके, क्योंकि अब जब सब कुछ हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उनको सब्र करना पड़ता है. और ये जो सब्र है ना उनके दिमाग में, उनके मन में, ये सर्व करता है, ये उनके बिलवेड्स के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए फूलों का काम करता है. उनके फेस का पीलापन जो है वो उसके लिए श्राउड का काम करता है, कफन का काम करता है. द ओनली रिस्पेक्ट दे कैन शो फॉर द डेड इज बाय ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स एट द फॉल ऑफ द डे. जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही वो घर की जो पर्दे हैं, जो ब्लाइंड्स हैं, चिक है या पर्दा है, उसको गिरा देते हैं. तो पर्दे का गिरना उनके घरों में सैडनेस का प्रतीक है. वो दिखाता है कि वो कितने दुखी हैं, और यही वो रिस्पेक्ट जो है वो अपने डेड फैमिली मेंबर्स के लिए दिखा सकते हैं. Thus the poet brings out the grief and sadness. तो इस तरीके से पोएट यहाँ पे हमें ग्रीफ और सैडनेस को ही दिखा रहे हैं. Life is now all gloomy for them after the war. वॉर तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनके लिए पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाती. उनकी जिंदगी सन्नाटा बन के रह जाती है और बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं वो. तो वॉर बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, और पोएट ने बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में, डायरेक्ट वर्ड्स में, वॉर कितनी इविल है, कितनी बुरी है, वो दिखा दिया. दैट इज ऑल. आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल इन योर रिविजन. टेक केयर. Bye for now and all the very best.